हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारी पॉलिसी जो चल रही थी टिल 1950 टिल 1990 जो ये पॉलिसी चल रही थी उसमें एक ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से हमें नई पॉलिसी लानी पड़ी इन 1991। तो देखिए उस टाइम पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे इन 1990 दे रिड्यूस टू $6 बिलियन। तो $6 बिलियन इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली 1 वीक, मतलब नियर बाय 1 वीक की हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे। तो उस टाइम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया। हमें अपने इंपोर्ट्स के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए। और उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई कि उनको नई पॉलिसी लानी पड़ी। उस टाइम पे गल्फ वॉर चल रहा था इराक और कुवैत के बीच में, जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा हाइक कर गए। यूएसएसआर जो इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड नेशन था उसके कई सारे पार्ट्स डिवाइड हो गए, तो जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट आज की डेट में रशिया है। तो जहां जो हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड कंट्री था उसके डिवीजन हो गए, और मोर ओवर ऑयल प्राइस हाइक होने की वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो काफ़ी हद तक कम हो गए। हमारी जो इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी के अंदर जो हमारा मेन रोल था वो किसका था? पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी था, जिसकी वजह से जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो डेड सोशल वेट में कन्वर्ट होता जा रहा था, और हमारे जो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी कंपनीज लॉस में थी। तो उस टाइम हमारी कंट्री को एक हमारी जो जैसे मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम, और जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, तो दे इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द कंट्री। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसके 3 एलिमेंट्स हैं LPG। L मीन्स लिबरलाइजेशन, P मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस को कम करना। दैट इज व्हाट कॉल्ड एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब। जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसमें लाइसेंस राज था, लाइसेंस सिस्टम था, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। एक्सेप्ट कुछ केसेस में, जैसे मान लीजिए आपका लिकर के लिए या सिगरेट के लिए या कुछ आपके जो क्रैकर्स वगैरह जो बहुत ज्यादा हैजार्डस गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए या हैजार्डस केमिकल्स के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। बाकी सबके लिए लाइसेंस लेना का कंपल्सन जो था वो खत्म कर दिया। देन आपका जो पब्लिक सेक्टर है जो कि पहले 17 एरियाज में था उसको कम करके 8 एरियाज में कर दिया, और अब 8 से भी कम करके 3 एरियाज में पब्लिक सेक्टर को छोटा कर दिया गया है। दैट इज एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस। जो प्रोडक्शन एरिया स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया। उसके अंदर बाकी जो बड़ी फर्में हैं वो भी एंट्री कर सकती हैं। देन आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसको भी आपको क्या कर दिया गया? प्रोडक्शन कैपेसिटी को आगे फर्दर बढ़ाने की परमिशंस दे दी गई, एक्सपेंड करने की परमिशंस दे दी गई। और जो कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस थी वो कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लिबरलाइजेशन। मोर ओवर लिबरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, जो आरबीआई का जो रोल था वो था रेगुलेटर का, रूल एंड रेगुलेशंस बनाने वाला। उसका रोल हो गया फैसिलिटेटर का, मतलब हेल्प करने वाला, जहां पे प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट करने वाला। डीमोनेटाइजेशन भी आया, आपको पता ही है कि डीमोनेटाइजेशन 2016 में आया, और उसका पर्पज भी था कि इकोनॉमी को डिजिटल कर देना, कैशलेस इकोनॉमी बनाना और जो टैक्स एवेजन को रोकना। देन इज आपका जो टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली द टैक्स व्हिच विल बी पेड बाय द पर्सन ऑन whom it is levied, और इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय वन एंड विल बी borne by someone else। लाइक एक रिटेलर ने टैक्स जमा किया और बाद में कस्टमर ने उसको अल्टीमेटली बियर किया, तो वो कौन सा टैक्स हो गया? आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए, टैक्स स्ट्रक्चर को काफी ईज किया गया, टैक्सेस को कम किया गया ताकि टैक्स एवेजन कम हो जाए। और इसके अलावा आपका 2016 में तो जीएसटी लाया गया, वन नेशन वन टैक्स 2016 में लाया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लाए गए, ये भी लिबरलाइजेशन का ही पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, जिसके अंदर क्या किया गया है? इन्होंने अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में
उन्होंने रुपी को डी वैल्यू किया है। क्या किया है? रुपी को डी वैल्यू किया है ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें। देन हम बात करेंगे आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स की। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उनको हटाया गया या कम किया गया। जो टैरिफ्स थे, जो टैक्सेस थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, उनको कम किया गया। इंपोर्ट लाइसेंसेस को रिमूव किया गया एक्सेप्ट सम अदर केसेस। जैसे कुछ बहुत ज्यादा हैजार्डस गुड्स हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज वाली गुड्स हैं, उन पे अभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। देन एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव किया गया। तो ये जितना भी हमने रिमूवल की बात की या जो लाइसेंस राज को हटाने की बात की, ये सारे के सारे किसका पार्ट है? दे आर पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, मतलब एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जब गवर्नमेंट अपनी जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके अंदर से अपना स्टेक धीरे धीरे कम करती हैं और प्राइवेट सेक्टर का स्टेक बढ़ाती हैं, मतलब अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर में सेल करती हैं, अपना स्टेक वहां से कम करती हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का एक सिंपल पर्पज है, अगर हम बात करें तो इसका फायदा क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट एंड मोर ओवर इससे क्या होगा? एफिशिएंसी आएगी, अपग्रेडेशन आएगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा, ठीक है। और जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी जो चीज है, इनएफिशिएंसी कम हो जाएगी और गवर्नमेंट के बजट के ऊपर जो घाटा है गवर्नमेंट का वो भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो बर्डन है, जो लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे और जो कंज्यूमर जो है वो किंग बन जाएगा। कंज्यूमर को और ज्यादा वैरायटी की गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स अवेलेबल हो पाएंगी। बट इसके कुछ नुकसान भी होंगे। देखिए, किसी चीज के कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सोशल इंटरेस्ट नेग्लेक्ट होगा, एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट होगा और मोर ओवर इससे आपका जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए जो हार्मफुल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मोटिव पे वर्क करेगा और मोर ओवर वो जो है रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फोकस करेगा। इसमें एक एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, सिरसिला जो ट्रेजेडी हुई, that is one small town in Andhra Pradesh, right now in I think in Telangana, where जहाँ पे जो पावरलूम इंडस्ट्री थी वहाँ पे जो पावर सप्लाई को प्राइवेटाइज किया गया और पावर टैरिफ्स को बढ़ने की वजह से वहाँ पर उन लोगों ने अपने वर्कर्स की कॉस्ट को, जो वेजेस को कट कर दिया, जिसकी वजह से उनके लिए जीने के लिए जो रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो भी नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वहां पे सुसाइडल केसेस बढ़े। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सिलसिला ट्रेजेडी, जो कि प्राइवेटाइजेशन का ही एक बहुत बड़ा नतीजा रहा। देन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लिंक कर देना विद मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस, जिसके अंदर आपके इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस कम होगी, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस कम होंगी। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। तो पॉलिसी जो ये अप्लाई की गई है, इससे क्या हो गया है? इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को बढ़ाया गया है, जो पहले कभी 40% थी उसको कहीं कुछ जगह पे तो 51% से इवन 100% तक बढ़ा दिया गया है। देन पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, जिसके अंदर के जो डॉलर है उसको मार्केट रेट पर बाय, फॉरेन करेंसीज को मार्केट रेट पर बाय या सेल करने का परमिशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी भी अलाउ किया गया है कि भी आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी कर सकते हैं। मोर ओवर आपका अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है उसके लिए कर सकते हैं, या रेमिटेंसेस करने हैं फॉर द फैमिली एक्सपेंसेस, तो फॉर दैट रीजन भी जो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ किया गया है। दैट इज अगेन पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज बनाना, 5 ईयर की ट्रेड पॉलिसीज बनाना पॉसिबल हुआ है। टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है। दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ व्हाट? ग्लोबलाइजेशन। देन वी टॉक अबाउट, अच्छा जैसे एक वर्ड आता है लेजे फेयर इकोनॉमी, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेजे फेयर इकोनॉमी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर आपको थोड़ा सा परमिशंस दी गई है, लेजे फेयर इकोनॉमी नहीं बनाया गया है। Then we talk about appraisal of the LPG. The most important part of this chapter is appraisal. Appraisal मतलब what are the advantages, what are the disadvantages of the LPG policy. One is the good effect is what called economy became vibrant. Vibrant में मतलब economy जो almost dead हो चुकी थी उसके अंदर vibration आ गई। जो हमारा जो GDP growth है वो 1980 से 1991 जो कि नियर बाय 5.6% थी, टू केम अप टू 8.2% इन ईयर 2007 टू 2012। देन टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है। फिजिकल डेफिसिट, घाटा जो है नियर बाय 8.5% जीडीपी का
था जो कि नियर बाय रिड्यूस हो गए 3.5% आ गया। तो फिजिकल जो घाटा था, फिजिकल डेफिसिट, वो कम हुआ। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे नियर बाय $6 बिलियन, नाउ इट हैज इंक्रीज टू $600 बिलियन। नियर बाय इट इज रिटर्न नियर बाय $633 बिलियन। मतलब जहां 7 डेज का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था, आज हमारे पास 100 टाइम्स मतलब उसका 100 टाइम्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है। इन्फ्लेशन रुका है क्योंकि इंपोर्ट्स के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं। कंज्यूमर किंग बना है, कंज्यूमर को वेराइटी ऑफ गुड्स अब कंज्यूम करने के लिए मिल रही हैं। वो देख रहा है जो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको मिल रही हैं अच्छे रेट पे, वो दे विल बाय दैट ओनली। और प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है हमारे कंट्री में। और आपका इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो मोनोपोली मार्केट से कॉम्पिटेटिव मार्केट में हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हुई है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं अब वो पहले से ज्यादा कॉम्पिटेटिव हुई हैं, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुई हैं। पर अब जो देखिए इसका गुड इंपैक्ट है तो बैड इंपैक्ट भी नो डाउट होगा। बैड इंपैक्ट में क्या है? नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट होने लगा है। एग्रीकल्चर के नेग्लेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस भी हैं, जैसे अब एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, या फिर जो गवर्नमेंट ने थोड़ा पार्शियल विड्रावल ऑफ सब्सिडी भी किया है। देन आपका इंपोर्ट ड्यूटीज को कट किया गया है। और जो क्रॉप जो फार्मर है वो जो कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो वहां मार्केट की अनसर्टेनिटीज उसके साथ जुड़ रही हैं। तो ओवरऑल इंपैक्ट हम देखें तो एग्रीकल्चर काफी हद तक नेग्लेक्ट हुआ है और हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि अब हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको फॉरेन का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। अब क्योंकि जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में आ रही है वो जो है कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कम से कम लेबर में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट फॉर ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। टॉक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपनी लॉस मेकिंग कंसर्न्स को सेल कर रही है तो इट्स ओके, बट एट द सेम टाइम अगर वो अपनी प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स को अगर सेल आउट कर रही है टू कवर अप देयर डेफिसिट, देन इट इज ए रॉन्ग थिंग। देन इसके अलावा लूप साइडेड ग्रोथ हुआ है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज ही वो ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अर्बन एरियाज में ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा। और इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम फिर बढ़ रहे हैं। जो हमारी एमएनसीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से हमारे रिसोर्सेज का यूज करके अर्न कर रही हैं। तो विच साइड टू गो इफ वी टॉक अबाउट कि हमें नो डाउट एलपीजीज became a compulsion for us in 1991, but still we have to take care of our domestic industry. We have to see कि भी उनके लिए कोई हार्म ना हो। मोर ओवर अगर एफडीआई हमारे यहाँ आए तो वो उन प्रायोरिटी एरियाज में जाए, ना कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कोई हार्म क्रिएट करे। तो होपफुली मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस किया कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। मोर ओवर मैंने डिस्कस किया कि उसका अप्रेजल किया कि उसके गुड और बैड इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा और आप लोगों के एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।